राधे राधे सर। Okay, so Radha Radha to all. Good afternoon, everyone. राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे। ओके, चलो तो करते स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का पहला ऑनलाइन एडवांस लेक्चर होगा और अभी तक हमने जितना पॉइंट्स सेंटर्स के बारे में पढ़ा है, हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है ना? कैन वी स्टार्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो तो पहला सवाल तो वही हम देखते हैं जो मैंने क्लास में तुमसे पूछा था कि अगर एक ट्राइंगल में अगर हम तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दे, x1 y1 x2 y2 और तीसरा है अपना x3 y3, राइट? तो अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है तो हाउ टू फाइंड इंटरनल एंगल, यही था ना क्वेश्चन? बताना जरा, क्या यही सवाल था? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक सर। है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों निकालने हैं। अब हमारे सामने कंफ्यूजन ये आ रहा था कि जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो शायद एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का है, वो इंटरनल एंगल के बारे में नहीं बताता है। और फॉर्मूले में तो डायरेक्ट बस इतना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या होते हैं? स्लोप होते हैं। स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमें पता है। इससे जो मिलेगा इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक है? तो इससे जो अल्फा मिलेगा वो मुझे एक्यूट ही मिलेगा क्योंकि मॉड लिया हुआ है। और इससे अगर हमें बीटा निकालना है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो बेसिकली वो निकलेगा पाई माइनस अल्फा। इनवर्स में भी लिख सकते हैं अगर वो हमें एंगल नहीं पता है, हम उस तरीके से लिख लेंगे, ये हमें पता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर मॉड हटा दो, मॉड हटाने के बाद पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो अपने आप ही हम बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो एंगल होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, इस तरीके से। बट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो फिर डिपेंड कर जाएगा तुम m1 m2 किसको मान रहे हो। क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड है कि m1 और m2 किसको मानना है? नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है। उन दो लाइंस के स्लोप को अगर मैं इसको m1 बोलता हूं तो पहले ये लिखेंगे, इसको m2 लिखूंगा तो बाद में ये लिखेंगे। अगर इसको m2 बोलूंगा तो पहले वो लिखोगे, इसको m1 लिखूंगा तो ये बाद में, ये पहले लिखेंगे। तो इस तरीके से तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, और इसलिए हम मॉड लगाते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए हमें एक से तो एक्यूट मिलेगा और ऑब्ट्यूज निकालना है तो हम पाई माइनस करके कर लेंगे। ठीक है, किसी ने सोचा इसके ऊपर? सर कॉड इनवर्स m प्लस कॉड इनवर्स m2 ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनवर्स वगैरह की भी कंडीशंस होती है, अभी उस पर मत जाओ। अभी उस पर नहीं जाना है, अभी हमें एकदम बेसिक लॉजिक से ही सोचना है। देखो, अब जैसे एक ये वाला पॉइंट हो सकता है कि सर सभी पॉसिबिलिटी के एंगल्स निकाल लो। एंगल ए से भी कितना निकलेगा? मेथड 1 समझ रहे हैं, दो एंगल्स निकलेंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। एंगल बी से भी कितने निकलेंगे? दो। और एंगल सी से भी कितने निकलेंगे? दो। जिन तीन का सम 180 डिग्री होगा वो मुझे ट्रायंगल फॉर्म करके दे देगा और वही मेरे एंगल्स होंगे। इस बात से एग्री करते हो? वन ऑफ द वे ये हो सकता है, बोलो जल्दी से। यस सर। पर इसमें दिक्कत क्या आएगी बताओ? क्या तुम्हें तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे, और अगर एंगल अच्छे नहीं आए, इनवर्स वगैरह में जा रहे, तो इनवर्स अभी हमें आता भी नहीं है, हम तो फंस जाएंगे। तो मेथड 1 इतना काम का नहीं रहा। पर हे, सोचने जाओ तो ये भी एक मेथड होता है। मेथड 2 क्या बन सकती है? मेथड 2 ये बनती है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला तो होता ही ट्रायंगल के अंदर का एंगल निकालने के लिए है, तो उससे हम कॉस ए निकालेंगे। अब कॉस ए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने ये पढ़ा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 बी सी, यही होता है।
ठीक है, ये निकल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आया, ठीक है, तो कॉस से ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है एक्यूट, और अगर ये नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज लेना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट अपने को इंटरनल एंगल मिल जाएगा। पर इसकी क्या लिमिटेशन होगी बताओ? तुम्हें डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, और डिस्टेंसेस बहुत घटिया भी हो सकते हैं अगर रूट्स बहुत गंदे आए तो। मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स बेकार दे दिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला फिर तीनों लगाओ, तो ये भी बेसिकली तीनों पे डिपेंडेंट हो गया ये तो। ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी जाएगा। तो क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रेफरेबल रहेगी मेथड? बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम थोड़ा ना रहेगा अपने पास। तो क्या कोई और मेथड भी है मेरे पास? हाँ बिल्कुल, एक और मेथड है। और अब जरा समझते हैं आखिरी की दो मेथड कौन सी परफेक्ट मेथड यहाँ पे रहती है। ठीक है, और उसके लिए हम सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। तुम्हें पहले भी मैंने बोला है, हम पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रफ मतलब ये नहीं कि कुछ भी उटपटांग बना दिया, एक रफ फिगर तो बना सकते हैं ना पॉइंट्स को प्लॉट करके। बताओ जल्दी से, पॉइंट्स तो गिवन होंगे ना, तो क्या तुम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो ना? बोलो जल्दी से, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैन वी प्लॉट द यस सर। पॉइंट्स? ठीक है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो बना, एक फिगर ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया। ये मेरा ए पॉइंट था, x1 y1, ये पॉइंट मेरा बी था, x2 y2, और ये पॉइंट मेरा सी था, x3 y3। ऑलराइट, मुझे एंगल ए निकालना था। तो पता है आप कैसे निकाल सकते हैं रफ फिगर बनाने के बाद? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। और वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है पता है ना? अगर मुझे एंगल ये निकालना है, तो अगर अपन ये डायरेक्शन लेंगे, ये तो पता है ना एंगल कौन सा देता है, वो दोनों का हेड एक साथ हो या दोनों का टेल एक साथ हो। ये तो पता है ना सबको, वेक्टर के अकॉर्डिंग एंगल बिटवीन कैसे निकलता है। यस सर। तो अगर मुझे कॉस ए निकालना है, इनसाइड एंगल निकालना है, तो डायरेक्शन अपने पास है ही सही। तो अपन क्या बोलेंगे? ए सी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए सी मॉड ऑफ ए बी। अब तुम बोलोगे एसी वेक्टर क्या होगा? अरे पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, उससे क्या वेक्टर नहीं निकाल सकते? एसी वेक्टर कितना आएगा? x3 माइनस x1 आई कैप, दो ही डायरेक्शन है, और y3 माइनस y1 जे कैप। ऐसे बाकी के भी तुम निकाल के आराम से cos थीटा निकल जाएगा, और हम आराम से एंगल निकाल सकते। दिस इज द पावर ऑफ वेक्टर लॉजिक। क्लियर हुआ? समझ में आया? बोलो जल्दी से, आगे बढ़े, एक और तरीका देखें नेक्स्ट। यस सर। ठीक है, और अगर बाहर का पूछ रहे, एक्सटर्नल एंगल पूछ रहे, तो वो तो पाई माइनस करके तुम निकाल ही लोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं इतना। ठीक है, अब आते हैं अपन मेथड 4 पे। मेथड 4 पे अभी मैं जा नहीं रहा हूं, क्योंकि मेथड 4 वैसे तो वेक्टर से ही बनी है वो, पर वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स लॉजिक से होती है, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे एंगल निकालना है। फिर से मेथड 4 के लिए पहला पॉइंट क्या रहेगा? ड्रॉ रफ फिगर। अगर हमने एक बार रफ फिगर ड्रॉ कर लिया, मान लो कैसा बना, ऐसा कुछ बना, और अब मान लो मुझे एंगल ए निकालना है, तो अब कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉजिक हम याद रखेंगे। इफ यू नो द स्लोप, हाँ स्लोप मुझे पता है, ठीक है, इसका स्लोप बोल देते हैं, मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है, मान लो। और ये हमने एक प्रिसाइज या रफ फिगर हमने बना के रख लिया पॉइंट्स को प्लॉट करके। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी रख दिया, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने ऊपर भी वेक्टर में वो पहले ड्रॉ बनवाया। ये तुम्हें पता है कि अगर उलट पुलट हो जाएगी डायरेक्शन, तो एंगल भी वो गड़बड़ सड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे एंगल ए निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे? स्लोप गिवन है, मान लो मुझे m1 और m2 गिवन है, तो अब देखना क्या करना है, ये डायरेक्ट याद रखना। अब अगर मुझे एंगल ए निकालना है, तो tan ए क्या होगा? सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बनाओ, एक एरो फॉर्म करो, किस डायरेक्शन में? रफ फिगर बनाने के बाद। ओके, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। अब हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 2। अगर मुझे एंगल ए निकालना है, तो हम एरो बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बना सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में? मतलब इतना टफ तो होना नहीं चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एक एरो बनाया, लो भाई ऐसा बना एरो। ऑलराइट, अब इसको बनाने के बाद क्या करना है?
बस तुम्हें याद रखना है अब ये वाला लॉजिक, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये वेक्टर लॉजिक की तरह ही लगेगा, सब मिक्स्ड ही है, सब एक तरीके से एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स है। और अब तुम्हें मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, नो नीड टू अप्लाई मॉड। अब हम बोलेंगे कितना आएगा, जरा बताओ, 10 बोलो कितना बनेगा, बताओ। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या 10 की वैल्यू यही होगी? देखो एक बार, क्या 10 की वैल्यू यही आनी चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m1 m2। रफ फिगर बनाओ, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको प्लॉट कर दो, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ अगर ये RHS पॉजिटिव आया तो एक्यूट एंगल बनेगा, और अगर ये नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। समझ में आया? बोलो जरा। सर हाँ बेटा बोलो। स्टेप 2 में क्या करना था, एक बार वापस बता दीजिए ना। स्टेप 2 के अंदर हमें बेटा पहले एंटी क्लॉकवाइज रफ फिगर बना लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मुझे एंगल ए निकालना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है ना, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक से उल्टा डायरेक्शन। ये मैंने हाँ ड्रॉ करा। अब फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं ना अपन वेक्टर में, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब m2 का स्लोप माइनस m1 का स्लोप अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये तुम्हें ऑटोमेटिकली जो अब प्लस माइनस, जो ये पॉजिटिव आता है तो एक्यूट एंगल बनेगा, नेगेटिव आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। सर अब जैसे हाँ हाँ सर, बोलो। तो क्लास में तो यही फॉर्मूला दिया था, आपने बोला था कि इससे पता नहीं चलेगा कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। नहीं नहीं बेटा, मैंने क्लास में मॉड लगा के दिया था, अब मॉड हट गया है, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले ही, जस्ट कुछ सेकंड पहले। नाउ डोंट अप्लाई मॉड, अब नहीं लगाना है मॉड। और अब तुम्हें डायरेक्शन पता है, पहले थोड़ी ना पता था। तुम्हें पता था m1 m2 क्या है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ हमें कुछ भी नहीं पता था, फाइनल माइनस इनिशियल जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी। ये m1 m2 तो तुम्हारे सपोज के ऊपर हो जाएगा, तुम किसको m1 बोल रहे हो किसको m2 बोल रहे हो, हाँ इसलिए वो गलत था। ठीक है, अब मत लगाना यहाँ पे मॉड। सर डिनोमिनेटर 1 + m1 m2 रहेगा सबका। अरे बेटा वो तो वही रहता है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद करो, वो थोड़ा ना चेंज होगा। कोई भी डायरेक्शन हो, 1 प्लस m1 m2 तो वैसे ही रहेगा ना बेटा। m2 को m1 लिख दोगे, m1 को m2 लिख दोगे, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। हाँ। सर तो हमने ऊपर की यहाँ साइड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लिया है? वो बेटा वेक्टर और वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपन पढ़ लेंगे ना, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस लॉजिक से मैंने ये लॉजिक बताया। ठीक है, ओके। मतलब एक तरीके से इसका बेसिक लॉजिक हम कॉम्प्लेक्स के थ्रू कर रहे हैं, पर कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा नहीं, रोटेशन एंड ऑल, इसलिए मैं उस लॉजिक से नहीं बता रहा, पर उसका जो जिस्ट है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। रफ फिगर बना के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो बनाना है। एक और चीज तुम्हें पता होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मैथ्स में पॉजिटिव ट्रीट होता है, तभी तो स्लोप पॉजिटिव लेते हैं सब अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उससे भी याद रख सकते हो। और वेक्टर लॉजिक से हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं अपन डायरेक्शन वाइज। ठीक है, सर हमने मॉड इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने प्लॉट कर लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे √3 है तो अपन एंगल क्या बोलेंगे, π/3। माइनस √3 है तो एंगल कितना हो जाएगा, π माइनस π/3, दैट इज 2π/3। ओके, ये अपना बेसिक फंडा काम आ गया। अब अगर तुम्हें ये भी दिक्कत होती है कि नहीं सर ये भी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो अब जो एक फाइनल फॉर्मूला डेवलप होता है जो कि यूनिवर्सल है, जो तुम कभी भी लगा सकते हो और करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो अब अपन एक फॉर्मूला वाइज देखते हैं इस पॉइंट को, जो आया ऊपर के ही जनरलाइज पॉइंट को बना के। ठीक है, जिसमें हमें रफ फिगर भी नहीं बनाना है, खत्म रफ फिगर का लॉजिक भी, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट पता करना हो तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। ओके, अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, और ये मेरा x3 y3। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान से समझना, हाँ, मुझे पता करना है कि एंगल ए एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, मतलब ये वाला तरीका एक्यूट ऑब्ट्यूज बताएगा। बाकी तो तुम फॉर्मूला तो वैसे ही निकालोगे, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 पर। ठीक है, मान लो मैं इसी के नीचे वो नोट ही लिखवा देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई एंगल ए एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस ये होती है।
इफ मैंने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दी, हाँ अभी मैं एंगल ए के लिए बता रहा हूँ, सिमिलरली बी और सी के लिए तुम लिख लेना। ओके, तो ए की बात करूंगा तो x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y2, और ये स्लोप के लॉजिक एंड ऑल से ही आता है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है ये, इंटू y1 माइनस y3। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, अगर मैं इसको बोल देता हूं कोई एक वैल्यू, क्या बोलूं, p बोल देता हूं, मान लो ये p वैल्यू, तो निकाल ही लोगे, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3, y1 माइनस y2 इंटू y1 माइनस y3। अगर b एंगल का पता करना है तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y3। ऑर्डर याद रखना, सीक्वेंस एंड ऑल, ठीक है। अब इसके बाद ये अगर p में बोलता हूं, नाउ अगर p ग्रेटर देन 0 मिला, ठीक है, तो मुझे मिलेगा एक्यूट एंगल, ए एंगल एक्यूट होगा, और अगर p मुझे लेस देन 0 मिला तो मुझे मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये लॉजिक से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या बाकी लिखवाऊं कि समझ जाओगे, बताओ। ऐसा समझ। ठीक है, ये अपना डायरेक्ट एक टेक्निक है, तो ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर अदर्स करके मैं लिख देता हूँ। सर मतलब ये आया कैसे लेके? अरे बेटा अभी तो बताया, ऊपर वाले लॉजिक से ही आता है, वेक्टर लॉजिक से एंड ऑल, ठीक है। अभी अपन उस पर जा नहीं रहे, इसलिए इसको याद कर लो। सबका प्रूफ एक ही तरीके से, सब एक ही वे में आगे घूमते हैं, एक हम प्रूफ के थ्रू बढ़े आगे, एक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के लॉजिक से समझे, और एक उसका जनरलाइज पॉइंट बन गया। सिमिलरली फॉर अदर्स एज वेल, ठीक है। तुम्हें अगर याद नहीं रहता है तो ऊपर वाले लॉजिक से कर लेना, वरना अब ये याद तो खैर रखना ही है, पॉइंट्स को जनरलाइज याद रखना जरूरी होता है। चलो खैर आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, कैन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलो ठीक है, ये अपना पूरा पार्ट हो गया, ये वाला मैंने एक सिक्योरिटी में दिया था, इसको हम रखते हैं। क्या इस पे क्वेश्चन दूं कि हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो अब तो तुम्हें जिस मेथड से करना है कर लेना, क्वेश्चन दूं कि बना लोगे, डायरेक्ट ही रख के देखना है वो तो बताओ। क्वेश्चन दो। ये ना, चलो ठीक है, लो कोई भी रैंडम बनाते हैं, 1,5 बी होगा, ऑब्वियसली मैं कोलिनियर नहीं दूंगा, ठीक है, -2,3 और सी पॉइंट ले लो अपना 3,8 रैंडम लिया है, हाँ 3,-8 ले लो। चल तुम्हें निकालना है एंगल बी, इससे जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ABC का तुम्हें निकालना है फाइंड एंगल बी। अब ऑब्वियसली मैं ट्रायंगल ABC बोल रहा हूं तो मैं इनसाइड वाले ही बोल रहा हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं इंटरनल। और याद रखना अगर फिर एक्सटर्नल पूछेंगे तो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस करके, जो भी आएगा इंटरनल एंगल निकालना है। ओके तो फटाफट कर लो अब जल्दी से। एक्यूट ऑब्ट्यूज तो तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो, वरना अभी तो मैं रफ फिगर बनाता हूँ। अब रफ फिगर कैसे बनेगा, मैं रफ फिगर के थ्रू बता रहा हूँ अभी। प्लॉटिंग करते हैं, 1,5 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, -2,3 इधर मान लो, और 3,-8 कहीं इधर मान लो, ठीक है। मुझे बेसिकली ये भी नहीं बनाने की जरूरत है, ये भी हटा दो, बनाया उसी से था, पर इतना तो आइडिया हमें लग ही गया है कि ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। क्या फिगर बनाने में कोई दिक्कत, बोलो जल्दी। नो सर। चलो तो 10B कैसे निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले तो अपन ये M1 बोल देता हूँ और ये M2 बोल देता हूँ, तो 10B इज नथिंग बट M1 माइनस M2, नो नीड टू अप्लाई मॉड, हाँ, अपॉन 1 प्लस M1 M2। चलो तो बताओ M1 कितना आएगा, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस ये हो जाएगा 3। M2 बताओ कितना होगा, -8 माइनस 3 -11, 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 5। M1 और M2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम ही करोगे मैं नहीं करूंगा, बताओ जल्दी से। 10B की वैल्यू करेक्ट बताना एक बार में, आगे बढ़ना है अब अपने को, यही थोड़ी ना करना है, जल्दी से 10B की वैल्यू बताओ।
कितना आ रहा है? -43/7। हाँ -43/7। -43/7। ठीक है, 43 तो अपन इसको अब एंगल में कैसे लिखेंगे? अपने को बी inverse. निकालना है, तो वो लिखेंगे अपन पाई माइनस tan इनवर्स 43/7, ऐसा लिखते हैं सर, ठीक है। पाई माइनस होगा ना, वो तो तुम्हें पता ही है। और वो अल्फा, अल्फा मतलब एक्चुअली अपना एक्यूट एंगल टाइप का, ये तो 43/7 अपना एक्यूट पार्ट से लिखते हैं इस तरीके से एंगल। ये से बताया था ना पाई माइनस अल्फा, ये लिखने का तरीका हाँ पाई माइनस, वैसा ही लिखेंगे उसको। ये हो गया मेरा आंसर। और एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज। क्या आप तुम चेक कर लोगे ऑब्ट्यूज के लिए वो फॉर्मूले के थ्रू, कि वो भी करके बताऊं मैं? -12 आ रहा है सर। -7 हाँ -7 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज बनेगा। और ऑब्ट्यूज बनेगा तो तुम्हें पता ही है, पहले एक्यूट निकाल के पाई माइनस कर दो, फिर तो तुम्हें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस m1 - m2 अपन 1 + m1। सर हाँ बोलो। सर आप बता सकते हो आपने M1 M2 कैसे निकाला? आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया? हाँ, नहीं 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 नहीं, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, स्लोप। स्लोप होता है, जैसे मुझे m1 निकालना है, तो m1 निकालना है तो अपना a पॉइंट और ये b पॉइंट वाले आएंगे। फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x। अब तो निकाल लोगे ना हाँ ओके। y कोऑर्डिनेट का सब। वैसे ही अपन को m2 भी निकालना है। m2 में y2 y1 अपने ये वाले हो जाएंगे, जो भी y1 y2 y3 तुम बोल रहे हो, उन दोनों के y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ओके, चलो ये हो गया। अब आते हैं आज की क्लास के दूसरे थ्योरी पार्ट पे। अब उसमें हम क्या देखेंगे? तो हमने एक लॉजिक पढ़ा था, उस लॉजिक को अब मैं डिटेल में कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझा देता हूं, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट सेंटर्स के कोऑर्डिनेट बेसिकली उनके कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आओ इस कॉन्सेप्ट को अब डिटेल में अलग से एक वैरायटी समझते हुए हम समझते हैं एडवांस की। ये पॉइंट कोई भी मान लो पी है, ये बाहर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये तो हमने समझा था, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट पी है, ऑलराइट, ये मेरा x1 y1 इसको हो अलग से गया। वैरायटी दे देना। मतलब अपन ने ये पढ़ चुका है, तुम चाहो तो बना सकते हो वैरायटी इनको भी, इट्स योर कॉल। हाउ टू फाइंड इंटरनल एंगल वाली पूरी थ्योरी हो गई, इसको तुम वैरायटी करके नाम दे दो, जो भी तुम्हारी वैरायटी चल रही है, ठीक है। और अब अपन इसको वैरायटी, इसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि यही आज का अपना दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार। और इसको मतलब थ्योरी भी बोलते हैं इसको, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इसको कुछ नाम है, हाँ। इस थ्योरी को अगर हम समझे तो इसको बोलते हैं हम बेरिसेंट्रिक पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी सेंटर्स होते हैं, बेरिसेंट्रिक पॉइंट्स में कहलाते हैं। बेरिसेंट्रिक पॉइंट्स का मतलब क्या है, वही हम चीज यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर ये पॉइंट बेरिसेंट्रिक पॉइंट है तो P को हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब P जो भी पॉइंट होगा उसको हम ऐसा लिखेंगे, अल्फा टाइम्स ऑफ x1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x2 प्लस गामा टाइम्स ऑफ x3। ये हो गया। दूसरा क्या होगा? सिमेट्री है, अल्फा टाइम्स ऑफ y1। ये बेसिकली वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, ये वेक्टर्स का मेन पार्ट होता है। अगर मैं इसको भी डेप्थ में लेके जाऊं, ये थ्योरी जो मैंने कहां से बनाई है वो है वेक्टर लॉजिक से। वेक्टर लॉजिक में आता है, पर ये जेई के सिलेबस में नहीं है, बट ये अपने काम का हो गया क्योंकि सेंटर्स अपने सिलेबस में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और जितने भी वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट मतलब आईएसआई का पेपर हो गया एंड ऑल, उनमें इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं। गामा टाइम्स ऑफ y3, ये कोई भी पॉइंट P को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एक ही कंडीशन है यहाँ पे, क्या है, किसको याद है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बिल्कुल, इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है और अगर इस टाइप से अपन ने x1 x2 x3 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा पॉइंट को, तो ये पॉइंट P कहाँ लोकेट होगा हम वो बता सकते हैं बहुत अच्छे से, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन को ये याद रखना है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो गया। तीनों का सम 1 होना चाहिए। क्या अल्फा बीटा गामा नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल, कैन बी पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, याद रखना। अब कैसे क्या देखेंगे? तो अगर अपन बात करें अल्फा बीटा गामा की, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो मेरा सेंट्रॉइड होगा, तो बताओ क्या होता है सेंट्रॉइड में? 1/3 1/3 1/3, तीनों बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते ही, पर तीनों पॉजिटिव भी होते हैं। अगर मान लो, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? इन सेंटर ले लो। इन सेंटर में क्या था?
ए A अपॉन upon ए A प्लस B, बी A प्लस plus B सी, plus C. बी अपॉन गोलू, सी अपॉन गोलू, ये हो गया। उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर भी था। ऑर्थो सेंटर में क्या था, तुम्हें याद होता 10 है? A upon summation 10 A. 10 A upon समेशन summation ऑफ 10 A. 10 ए कॉमा 10 बी अपॉन समेशन ऑफ 10 बी कॉमा 10 सी अपॉन समेशन ऑफ 10 सी। अब ऑटोमेटिकली अगर ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आई, ओके, अगर ये नेगेटिव निकल के आई तो पॉइंट बाहर चल जाएगा, और तुम्हें पता है कि ऑर्थो सेंटर बाहर भी हो सकता है, ये इनसाइड ही रहेगा क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये तो फिक्स भी कर दिया पॉजिटिव है। अभी मैं बताऊंगा ना डायरेक्शन प्लस माइनस से कैसे देखते हैं। ऑर्थो सेंटर नेगेटिव आ सकता है, इसलिए पॉइंट भी बाहर रह सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, और कौन सा था अपना सर्कम सेंटर। Circum center. सर्कम सेंटर में क्या था, sin 2a by sin 2 Sin 2A. समेशन sin 2b अपॉन समेशन sin 2c अपॉन समेशन, ठीक है। और उसके बाद आखिरी आता है अपना X एक्स center. सेंटर, और एक्स सेंटर में अलग अलग आते हैं। Minus तो upon minus A. हाँ, अगर ए के ऑपोजिट वाला बोलेंगे तो माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बी अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, Minus A plus B. और सी अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। और फिर उसके बाद A2 में I2 में क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी, किसमें, आई माइनस बी में, और ये होगा अपना, ये तो प्लस ही रहता है, ए अपॉन ए माइनस बी प्लस सी और सी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। अब तीसरा वाला तुम लिख लेना, वो मैं नहीं लिख रहा। ये हो गया। क्या ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया? पूरे सेंटर्स का अपन ने समरी बना दिया। क्या ये पूरे सेंटर्स की समरी है जो अपन ने पढ़ी थी? कोऑर्डिनेट्स की बात करूं सेंटर्स की, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगर एक वर्टेक्स दे दिए जाए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो जवाब दो। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब आती है, जैसे कि पहला पॉइंट तो मेरा यही है, उस समय मैंने बताया नहीं था, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक पॉइंट, समझना इसको बहुत अच्छे से। कौन सा फॉर्मूला डिराइव करें? मैंने तुम्हें डिराइव करके नहीं बताए थे, पर आज अब एडवांस क्लास है तो अपन करेंगे। क्या पहले इन सेंटर डिराइव करें कि ऑर्थो सेंटर करना है कि सरकम सेंटर करना है? सर्कम सेंटर। Circum center. सरकम सेंटर। चलो सरकम सेंटर डिराइव करते हैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आओ जरा सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कैसे बनते हैं। ऑब्वियसली बेसिक ज्योमेट्री है, और उतनी बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, और वो हमने पहले भी देख चुकी है, देखते जाना आप। हाँ, फिगर वाइज देखे तो एक बार मैं ये भी बना दूं ताकि तुम्हें याद रहे कि जो अल्फा होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? ज्वाइन करने के बाद साइड BC, मतलब ऑपोजिट टू A, वैसे भी याद रख सकते हैं। A के रिस्पेक्ट में या साइड BC के रिस्पेक्ट में, तुम ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो बीटा क्या आएगा? ये नहीं लिखते अपन, साइड BC लिख ले तो बेटर है। हाँ, बीटा क्या होता था याद करो, विथ रिस्पेक्ट टू साइड AC, और गामा क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू साइड AB, ये याद रखना। और ये क्या देता था, याद है ना? यहाँ पे अल्फा बेसिकली ये वाला रीजन का एरिया है, या रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, Ratio of A. Height का ratio. हाँ, ये अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, और ये मेरा गामा हो गया। तो अल्फा बीटा गामा बेसिकली रेशियो, इसलिए टोटल का सम तो 1 ही होना चाहिए, क्योंकि वो टोटल अपना रेशियो देगा। तो अल्फा होता है रेशियो, ये लिख भी देता हूं मैं, व्हाट इज अल्फा बीटा, और फिर मैं समझाता हूं बेसिकली व्हाट इज अल्फा हियर। रेशियो ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बीटा क्या होगा? रेशियो, पॉइंट अनसाइड हो आउटसाइड हो कहीं पे भी हो, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। बस उनको ज्वाइन करके तुम्हें ट्रायंगल अजीबोगरीब लगेंगे, पर ये जो हमने नोटेशन बनाया ये फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ जी, रेशियो ऑफ ट्रायंगल PAC ऑफ ट्रायंगल PAC अपॉन ट्रायंगल ABC, और आखिरी होगा गामा, ये एरिया का बोल रहा हूं मैं, हाँ एरिया, और ऐसे ही उनका हाइट्स का रेशियो भी हो जाएगा।
और हाइट्स रेशियो। और हाइट फिर कहां से लोगे? ऑपोजिट वर्टेक्स है, वो तो तुम्हें पता है। तो गामा अपन लिख सकते हैं अब रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन ए बी सी। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये अल्फा बीटा गामा क्या डिनोट करते हैं। अपने काम की चीज तो यही थी कि डिनोट क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स आते कैसे हमारे लॉजिक से, जो हमने पढ़ा, न कि किताबों में जो लंबे लंबे प्रूफ दिए रहते हैं उनके थ्रू। वो बिल्कुल नहीं करना। एक एक लाइन के इनके सवाल है, जब तुम देखोगे तो बोलोगे वाह यार, ये तो डेफिनेटली जेई एक्सपेक्टेड हो जाता है। देखो इधर अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? पॉइंट पी को। पॉइंट पी तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ अपना क्या बोला था तुमने? किसके कोऑर्डिनेट निकालने? सरकम सेंटर के। चलो, अगर ये सरकम सेंटर है तो आओ जरा देखो अब ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, ये होगा। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि ये एंगल ए होता है तो ये एंगल 2A होता है? पता है ना, क्योंकि ये Yes, इस sir. सर्कल के पास होगा और वो उसका सेंटर होता है, इसलिए क्योंकि सरकम सेंटर। डेफिनेशन तो तुम्हें पता है, वो क्लास 8-9 में अपने कंस्ट्रक्शन के वक्त भी समझ लिया था। तुम्हें पता है ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। कई बार दिखता नहीं है पर याद रखना, होगा कि नहीं? तो क्या तुम मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूं। पता है क्या होता है? रेशियो ऑफ देयर हाइट्स या रेशियो ऑफ एरिया। तो ट्राइंगल क्या होगा? एरिया पीबीसी का। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाफ एरिया ऑफ आर पर ट्राइंगल साइन हाफ पी, आर स्क्वायर साइन। हाँ हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, यही होगा अल्फा। तो पता है ट्राइंगल पीबीसी का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल पीबीसी हाफ का एरिया है आर हाफ स्क्वायर इंटू साइन 2। आर स्क्वायर साइन 2a। क्या ये समझ में आता है? क्या ट्राइंगल एबीसी का एरिया बोल सकता हूं? मैं तो बोल सकता हूं। पता है क्या होगा? हाफ आर स्क्वायर, तो तीनों ट्राइंगल में से आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होगा टोटल एरिया? सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ तो अगर तुम ये सोच सकते हो तो मेरे ख्याल से तुमने अल्फा निकाल लिया। तुमने अल्फा, ये होता है भाई चीज। तभी तो बोला इसकी एडवांस क्लास तुम देखोगे तुम बोलोगे वाह। अभी तो खैर अपन थ्योरी देख रहे, देखा जाए तो क्वेश्चंस पे तो अभी अपन आए नहीं है, पर क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। तुम बोलोगे तो अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी बना देंगे, जैसे ऊपर बनाया था। डेटा ही तो रखना है और क्या करना है। ये क्वेश्चन ही एक तरीके से डिराइव करो कैसे आया और क्या। ये हो गया। तो ऐसे ही सिमिलरली तुम बीटा गामा भी कर लोगे कि वो भी सिखाऊं? हो जाएंगे सर। और गामा वो तुम्हें पता ही है हाफ आर स्क्वायर साइन 2 भी आ जाएगा और नीचे अपना कंप्लीट आ जाएगा। और तुम्हें पता है ये पॉइंट क्या होता है अपना? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3 अपॉन दूसरा तुम लिख लो। ये पॉइंट पी निकल गया। चलो, बहुत ही बढ़िया चीज थी। और रेशियो ऑफ देयर हाइट्स भी रहेगा, वो तो तुम्हें पता ही है। अब अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो चलो एक और निकाल के बताता हूँ बस। कौन सा निकलवाऊं? एक और देख लेते फटाफट। इन सेंटर देख ले। चलो इन सेंटर बता देता हूँ फटाफट। ये पॉइंट आई है, जो पी पॉइंट है वो पॉइंट अब मेरा आई हो गया है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। फिर से हम ज्वाइन करते हैं ये तीनों को ज्वाइन किया। ठीक है, ये मेरा अल्फा होगा, ये मेरा बीटा होगा और ये मेरा गामा होगा। अब व्हाट विल बी अवर अल्फा? अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या होगा? तो अल्फा, अब सुनना, हाँ अब मैं हाइट्स का लॉजिक लूंगा। मतलब मुझे अब यहां से ना, तुम्हें पता है ना कि इन सर्कल बनता है। जैसे वहां कैप बड़ा सर्कल लिया था, यहाँ मैंने छोटा वाला सर्कल ले लिया। और ये जो टचिंग पॉइंट होता है तो तुम्हें पता होगा यहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये स्मॉल आर ही होगा। ये पता है कि नहीं? और ये लाइन अलग होगी। हाँ, ये लाइन अलग जा रही है, याद है कि भूल गए? हाँ हाँ ये सर। लाइन अलग होती है। अब मैं वापस वो बताऊंगा नहीं पूरा, उसके लिए क्लास नोट्स पढ़ो। चलो, तो अब अल्फा कैसे निकालेंगे पता है? अब मैं अल्फा निकालने का दूसरा तरीका करूंगा। या तो अपन वैसे ही कर सकते हैं, अगर तुम्हें बेस एरिया से इंटू करना है तो हाइट एरिया कर से कर लो। या वो भी क्यों करूं, बेस इंटू हाइट? हमें पता है वो हाइट्स का ही रेशियो होता है, तो क्यों ना हाइट्स रेशियो वाले लॉजिक को ले लें। या चलो एरिया लॉजिक से करते हैं, क्योंकि कंप्लीट हाइट फिर अपने को पता नहीं होगी, तो अपन एरिया लॉजिक से करते हैं। चलो बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आईबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाफ ए आर
तो वो हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू आर। तो नीचे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आर तो आएगा ही सही, ए प्लस बी प्लस सी टोटल, ये हो गया। तो जरा देखो क्या आ गया, अल्फा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली तुम पे छोड़ता हूं। अरे समझ आया, ये होते थे प्रूफ। अब तुम बोलोगे सर ऑर्थो सेंटर भी बता ही दो, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के तो एक और भी तरीका है, मतलब ये तो निकल जाएगा, मैंने क्लास में ही बताया था कि ऑर्थो सेंटर चलो डिराइव कर दूंगा मैं, यूलर लाइन। वो नहीं यूलर लाइन वाला लॉजिक बेटा, एच जी ओ। अब किसी क्वेश्चन में तुमने ये दो निकाल लिया तो ये निकल जाएगा ना 2:1 से। पर सर वो फॉर्मूला ही कहाँ से आया तुम बोलोगे, तो फॉर्मूला वाला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम कर लेना। मैं बस एक फिगर बना के दे देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें यही मेरा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा और यही बैठा है मेरा एच। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे निकालोगे, तो वही हाफ बेस इंटू हाइट ही लगाएंगे यहाँ पे भी। पर सर वो तो हमें पता ही नहीं है इस बार, तो ये ए ये बी ये सी है, तो अपन वैसे नहीं करेंगे। अब पता है यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, अल्फा निकालना है तो चलो बता ही देता हूँ मैं, रेशियो ऑफ हाइट्स वाला लॉजिक लो। रेशियो ऑफ हाइट्स मतलब कौन कौन सा होगा बताओ, अगर मैं इसको डी बोलता हूँ तो क्या एच डी अपॉन ए डी होगा, है ना। अब तुम्हें वो वाला याद रखना पड़ेगा जो मैंने प्रूफ नहीं बताया, पर वो याद रखना है तुम्हें, और प्रूफ वो तुम्हें दिया हुआ ही है मैंने 9th-10th के लॉजिक से। एच इज टू एच डी तो मुझे पता है 10b प्लस 10c अपॉन 10a। मुझे एच डी अपॉन ए डी चाहिए, बहुत बढ़िया। हम दोनों तरफ इसी में ही क्या करेंगे, पहले एड 1 कॉम्पोनेंट हो तो ऊपर आ जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा एच डी, समेशन ऑफ 10a अपॉन में आ जाएगा 10a। तो देयरफॉर अल्फा क्या होगा, डिराइव भी कर दिया मैंने तो। लो अब समझ आया, बाकी तुम निकाल लोगे, ये कॉन्सेप्ट शायद सबको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। और अब इसी लॉजिक को अगर अपन देखें तो मैंने तुम्हें बताया था वो वाला पॉइंट भी, इसी का आखिरी हिस्सा आता है कि पॉइंट्स का लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, अगर वो बेरीसेंट्रिक पॉइंट है तो, अगर वो बेरीसेंट्रिक पॉइंट है तो जिसमें सबका सम 1 होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था फिगर, उस फिगर को हम वापस से देख लेते हैं भाई, क्या था वो फिगर, याद है कि भूल गए, अलग अलग कोऑर्डिनेट, हाँ बीच में पीछा, और वो अलग अलग लोकेशन वाला ले लेते हैं। अभी यार ये ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, जल्दी से देखना पड़ेगा, टाइम होने को है, मुझे निकलना पड़ेगा। अभी तो कल भी क्लास में लूंगा, कल भी अपन देखेंगे ना, कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये वाला आज खत्म कर देते हैं, ये दो चीज कल क्वेश्चंस कर लेंगे, कल क्वेश्चंस कर लेंगे सेंटर्स के ऊपर ए बी सी, ठीक है। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं, लो भाई एक्सटेंड कर दिया, लो भाई एक्सटेंड कर दिया, लो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो अब बताओ क्या होगा ये, अब क्या होगा ये, तो तुम्हें पता होगा कि अल्फा बीटा गामा, तो इसमें तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पता है ना कैसे देखते हैं, अगर पॉइंट यहाँ पे P होगा तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो पता है ना PBC, वो याद है कि वापस बताऊं, देखो वापस से बता देता हूँ साइन कैसे आती है। पहले तो मैं, हाँ चलो वो बता देता हूँ सभी जगह पे साइन कैसी होती है, तो कि वो याद भी हो जाएगा, तो मैं वो भी लॉजिक नहीं लगाना। प्लस प्लस और माइनस, ये तो क्यों बनेगा याद है ना, सी के ऑपोजिट वाला, एक्स सेंटर के लिए अपन ने देखा हुआ है, हाँ सर, माइनस opposite प्लस और माइनस, माइनस प्लस, हाँ ये वाला हो गया। पहले ये वाला भी देख लेते हैं, ए के ऑपोजिट वाला माइनस प्लस प्लस, डी के ऑपोजिट वाला प्लस माइनस और प्लस। अब जो बच गए ये वाले, तो उसमें कुछ नहीं है, जस्ट उल्टा होगा। बी वाले के लिए अगर अपन देखेंगे तो जो उसके ऑपोजिट साइड में जो दिख रहा था उसका जस्ट साइन ऑपोजिट कर दो, माइनस प्लस और माइनस। इधर बताओगे तो माइनस माइनस और प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस, ये आ जाएगा। तो टोटल 7 पोजीशन है, लोकेशन किधर रहेगा अगर एक्सटेंड करके देखे लाइंस के अकॉर्डिंग, तो 7 लोकेशंस होती है। तुम्हें पता है कि एक्स सेंटर्स तो हमेशा बाहर होते हैं, इन सेंटर हमेशा अंदर होता है, सेंट्रोइड हमेशा अंदर होता है, उनकी साइड तुम देख सकते हो। और तो सर्कम की हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तुम्हें पता है कि वो किसी तरफ इंक्लाइंड होता है, तो उसके प्लस माइनस से हम देख भी सकते हैं, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से भी, कि वो किस डायरेक्शन में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर जाएगा। तो लोकेशन पता करने के लिए बहुत बेहतरीन काम आएगा, किसके लिए, ऑर्थो
और सरकम के लिए। बाकी का तो तुम्हें पता ही है। या कोई और पॉइंट दे दिया, कोई रैंडम भी तो पॉइंट दे सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना है। जैसे रैंडम पॉइंट अभी मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा, पर इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। चलो, तो किसके लिए देखे अपन साइन, कौन से डायरेक्शन को प्रूव करके बताओ। बीच वाला तो तुम्हें पता ही है। एक बता देता हूँ वापस से, किस डायरेक्शन को प्रूव करके बताऊं। ये वाली ले ले, चलो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। पॉइंट पी यहाँ थोड़ी, पॉइंट पी तो कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले अगर अपन को देखना है अल्फा क्या, तो अल्फा के लिए क्या करोगे बताओ, कौन सी साइड लोगे। बताया था ना अल्फा के लिए कौन सी लेते हैं हमेशा, साइड बीसी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उसको ज्वाइन कर देना है बस। अल्फा के लिए ये ट्रायंगल लेंगे और उसके लिए फिर देखेंगे पॉइंट पी देखो बीसी के रेफरेंस में, ए पॉइंट को देखो और पी पॉइंट को देखो। तो क्या है, ऑपोजिट साइड है कि सेम साइड है, बीसी के रिस्पेक्ट में, WRT BC तो ऑपोजिट। देयरफॉर अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ए और पी क्या है मेरे, ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू BC। WRT BC। चल वेरी गुड। अब वापस से तो मैं वो बना नहीं पाऊंगा, तो अब मैं सेम ही फिगर बना रहा हूं, पर अब मैं देखूंगा किसके अकॉर्डिंग। ये गया, ये गया, पॉइंट मेरा पी यही है। अब मुझे बीटा की साइन देखनी है, तो बीटा की साइन कैसे देखोगे, बीटा हमेशा किससे निकलता है, AC वाला रेफरेंस लाइन लेते हैं अपन। तो ये हो गया, ज्वाइन कर दो। मैं सेम लाइन में नहीं ले रहा हूँ पूरे, उसी पे लाई कर जाएगा तो थोड़ा ना अपन इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं, उसी लाइन पे लाई करने वाला थोड़ा ना देख रहे हैं। तो ये और ये बन गया। तो AC के रेफरेंस में देखो आप, P और B सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट है। अपोजिट। अगर ये भी ऑपोजिट है तो बीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। तुम देख सकते हो क्या आया था, नेगेटिव नेगेटिव। अब तीसरा भी बताऊं कि वो तुम ही समझ जाओगे, चलो वो मैं बता देता हूँ, अब इतना मैं नहीं बताया। ये गया, तो ये प्रूफ भी बता दिया। वैसे प्रूफ सब ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम याद भी रख सकते हो, जस्ट ऑपोजिट वाला ही रहता है तो याद भी हो जाएगा, पर कभी भूल गए तो यू शुड नो। तो अब आ जाएगा मेरा अगर मुझे गामा की बात करनी है तो मुझे AB लेना पड़ेगा, और अगर AB लेना है तो ये ज्वाइन और ये ज्वाइन, और ये मेरा बीच का ये ले लिया। अब बताओ जरा क्या होगा। तो सेम साइड है, अगर सेम साइड है मेरा P और C, देयरफॉर गामा जो होगा वो पॉजिटिव है। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा, इस टाइप का कुछ रहेगा। सर एक डाउट है हाँ हाँ बोलो। सर, और ये अगर कोई लाइन जो पर्पल डॉटेड लाइन आपने बनाई उस पर अगर लाई हो गया कोई भी, तब क्या करेंगे, तब वो कौन से मतलब उसका क्या होगा। नहीं उसके बारे में नहीं, वो तो अपन अभी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनसाइड आउटसाइड उस रीजन की बात कर रहे हैं। वो पॉइंट तो फिर अगर होगा तो वो तुम्हें अगर देंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा लाइंस को, जब तुम लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखोगे एंड ऑल, उस टाइप से। अभी हम उस सिनेरियो की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन रीजन वाइज कर रहे हैं, इस पे प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, ये रेशियो देता है एक तरीके से हमें, हाउ टू नो अल्फा बीटा गामा फॉर P। तब कोई अल्फा बीटा गामा में से कोई एक 0 हो जाएगा ना। हाँ वो 0 हो जाएगा, वैसा कुछ होगा। वो होगा ही 0, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, एरिया ही नहीं बनेगा, तो उसका रेशियो भी नहीं आएगा, मतलब हाइट भी नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, वैसा हो जाएगा वो केस, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन बनाया, मान लो कोई भी रैंडम ले लो, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लो यार, √3 - 1, 5 + 2 √3, बीटा ले लो, मैं रैंडम ले रहा हूँ। हाँ 71 -343, और गामा C पॉइंट दे दिया मैंने -142, 7 - 2 √151।
ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आईआईटी बनाती है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें दिया एक पॉइंट डी, मैंने अब दिया तुम्हें पॉइंट डी। अब पॉइंट डी क्या होगा, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं दूं तुम्हें, मैंने दिया तो मुझे लिखना भी तो पड़ेगा। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, तुम्हें बस समझाना ही तो है। तो ये मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 करके रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट डी भी मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो वो ले लेते हैं अपन 7x1 माइनस 2x2 माइनस x3। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 1 कितना 4, तो ये मैंने दिया बाय 4, कॉमा 7y1 माइनस 2y2 माइनस y3 अपॉन में 4। ये पॉइंट डी है। तुम्हें क्या निकालना है पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब वैल्यू नहीं पूछूंगा तुमसे क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करवानी और वैसे भी फिर तो लंबा हो जाएगा। मैं बस ये पूछूंगा कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी। ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी होगी। या अपन ऐसा बना ले, क्वेश्चन बनाने तो इसका GI पूछ लूं क्या मैं, तो भी काम हो जाएगा। क्या होगी वैल्यू, ABC और DBC है। तुम्हें ऐसा लग सकता है सर ABC तो बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। पता है इसका आंसर क्या है, 0। कैसे बोलोगे 0 है, बताओ कैसे बोलोगे 0 है। तो पहले तो तुम देखो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बताओ क्या है, अल्फा 7/4, पॉजिटिव, बीटा कितना है -2/4 और गामा कितना है -1/4। क्या तीनों का सम 1 हुआ, वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या तीनों का सम 1 है, Yes, sir. और अगर 1 है तो तुम्हें पता है वेयर विल बी अवर पॉइंट। बताओ क्या है, 1 प्लस 2 माइनस है, प्लस तो 2 माइनस तो ये अपना एक्स सेंटर के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन वाला होगा, और वो कौन सा होगा, तो जस्ट ऑपोजिट। इसको प्लस माइनस माइनस देखो तो माइनस प्लस प्लस, तो ये एक के ऑपोजिट। मतलब पता है ये पॉइंट कहाँ है, मतलब पता है तुम्हें ये पॉइंट कहाँ है, मतलब क्या तुम्हें पता है पॉइंट कहाँ है, पॉइंट इधर होगा। एग्री करते हो, हाँ कैसे वो तुम देख लो, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी नहीं है। तो हम BC से तो देखते हैं, ये हो गया, और वो कोफिशिएंट ही तो देता है एरिया का रेशियो, तो तुम्हें साफ दिख रहा है PBC का एरिया अपॉन ट्राइंगल ABC का एरिया 0 से 1 के बीच में ही होगा। नहीं, 1 से बड़ा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिखना था। ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन ट्राइंगल PBC का एरिया क्या होगा, 1 से छोटा, ऑब्वियसली 0 से 1। तो हम बोल सकते हैं GIF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये लोकेशन वाला एक छोटा सा सवाल। अब बच्चे जनरली पता है क्या करेंगे, जो मुझसे पढ़ नहीं रहे वो कैसे करेंगे, वो बेसिकली एरिया निकालेंगे और एरिया का रेशियो निकालेंगे। पर क्या तुम इतना गंदा एरिया निकालने का सोचोगे भी, मतलब वैसे तुम छोड़ ही दोगे, निकालोगे क्या एरिया, मतलब मैं तो नहीं निकालूंगा यार एरिया, और गंदे दे दूंगा अगर तुम निकाल सकोगे तो। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर तुम्हें याद हो तो, बाकी कल अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका तीनों वर्टेक्स से वो क्या बोलते हैं, एरिया इक्वल होता है। हाँ सर, तीनों ट्राइंगल फॉर्म। हाँ, ट्राइंगल फॉर्म करके। तो अब पर तुम्हें पता ना ऐसे 3 पॉइंट्स और रहते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। हाँ वर्टेक्स ऑफ हाँ सर, तो तुम्हें प्रूव भी करना, मतलब तुम चाहो तो ये तुम्हारे लिए DIY, मैं इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं भेजूंगा, अलग से समझ लेना अगर किसी को नहीं बनता है तो। तुम्हें पॉइंट P बताना है, ठीक है। 1,8 B ले लो, 7,2 C ले लो, -3,7 -3,5 ले लो। देख लेना कोई स्टैंडर्ड कोई नहीं बन जाए रे, और कोलिनियर नहीं हो, वैसे तो नहीं होगा, रैंडम दिया है तो कोलिनियर होना मुश्किल ही है, ठीक है।
उसी में बना रहे हैं अपन। तो तुम्हें पॉइंट पी बताना है सच दैट पी ए बी का एरिया डेल्टा एरिया बता रहा है इज इक्वल टू पी बी सी का एरिया इक्वल टू ट्राइंगल पी ए सी का एरिया बताना है। पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तुम्हें पता ना पॉइंट 1 होगा कि 4 होंगे? 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट होंगे। तो वो तो तुम्हें पता है कैसे निकालना है, वो तो तुम्हें डायरेक्ट पता है, सेंट्रॉइड और वो पैरेललोग्राम बना के 2 का सम ऑपोजिट का सम ये हमने देख लिया है। पर वो आएगा कैसे? क्या वो हमारे इस लॉजिक से आ सकता है? क्या हमारे वो इस लॉजिक से आएगा? एरिया बराबर दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 और तुम्हें मॉड अल्फा मॉड बीटा मॉड गामा बराबर दिया है। क्यों? ये तुम सोचो। बस मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि एरिया अपना पता है ना पॉजिटिव होता है और अल्फा बीटा गामा तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एरिया बराबर दिया हुआ, तभी तो मैंने बताया था मॉड लगा लेते हैं वहां पे, जब बाहर होता है तो एरिया का रेशियो बेसिकली हम मॉड लगा देते हैं। चलो खैर, इससे तुम्हें ट्राई करना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने रैंडम बनाया, मेरे पास आंसर भी है, पर तुम कर लोगे, तुम्हें पता ही है कैसे करना है। ओके, तो आई होप बहुत कुछ सीखा होगा तुमने आज। ये पार्ट अपन ने खत्म करा, कल अपन क्वेश्चन एंड ऑल करेंगे सेंटर्स के सर ऊपर, तो ठीक है? इसको अभी रिसेंट वाले लॉजिक से करना है। हाँ, रिसेंट वाले से डिराइव करो कि वो पैरेललोग्राम ही क्यों होगा, वो भी तुम सोचो। हमने तो उस समय देखा था, पैरेललोग्राम मान के प्रूव किया था। अभी तुम देखो क्या ये अपने कॉन्सेंट्रिक लॉजिक से कर सकते हो क्या, ये तुम्हें सोचना है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि तरीका तुम्हें पता ही है क्या आने वाले पॉइंट्स। चलो यही वाइंड अप करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है? थैंक यू। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे।